हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। आज जो है मैं प्रैक्टिस कराऊंगी सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस। और क्वेश्चन जिस भी टॉपिक से रिलेटेड होगा उससे रिलेटेड जो है हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे, जो कि सीबीएसई सी टेट के एग्जाम में जो है पूछ सकती है। सबसे बड़ी बात, अगर आप जो है क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर याद करते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। उससे रिलेटेड जितने भी की पॉइंट्स बनते हैं, अगर वो आपको पता होगा तो क्वेश्चन कितना भी घुमाकर पूछे तो वो जो है आप कर ले जाएंगे। तो मेरी कोशिश रहेगी पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताने की, ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हो सके। अगर आप सी टेट को लेकर सीरियस कैंडिडेट हैं, अगर चाहते हैं इस बार का सी टेट का एग्जाम निकले और डेली 2 से 3 क्लास की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कोई पैसा नहीं लग रहा है, तो आप एक सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगा। अदरवाइज कहीं से भी पढ़िए, बस अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट आपका जो है क्लियर होना चाहिए। लास्ट में मैं जो है प्रीवियस ईयर को लेकर कुछ मुझे बताना है, तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा, उस बात को सुन लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आपको सी टेट का एग्जाम जो है क्लियर करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए जो है हम पहले स्टार्ट करते हैं। और इसका जो भी पीडीएफ होता है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। स्टडी मतलब कि टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल होता है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है। ठीक है, बाल्यावस्था। अब यहाँ पे समझिएगा, बाल्यावस्था जो बोल रहे हैं, अगर मैं बोलूँ बाल्यावस्था की, तो वैसे तो 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, लेकिन एक्चुअल में बाल्यावस्था की बात करें तो ये 4 से 12 वर्ष की अवस्था है, जिसमें 2 भागों में बांटा जाता है। एक 4 से 6 वर्ष की 4 से 6 वर्ष की अवस्था होती है, और दूसरी जो है 6 से 12 वर्ष की। इसे पूर्व बाल्यावस्था का नाम दिया जाता है, पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, और इसे जो है उत्तर बाल्यावस्था बोला जाता है, उत्तर बाल्यावस्था। अब यहाँ पर जो है कुछ ऑप्शन दिया है कि इससे समझते क्या हैं। तो पहले कुछ चीज़ें समझ लीजिए कि जो 4 से 6 वर्ष की पूर्व बाल्यावस्था होती है, इसे जो है बोला जाता है खिलौनों की एज बोला जाता है। खिलौने खिलौने की एज या खिलौने की आयु। ठीक है, प्ले एज जिसे बोलते हैं। प्री स्कूल एज बोला जाता है, प्री स्कूल एज। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, प्री स्कूल एज, प्री गैंग एज, प्री गैंग एज। ठीक है, प्री गैंगेज। और यही अगर हम ये जो है इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं। अगर उत्तर बाल्यावस्था की बोले तो ये इसमें जो है विद्यालय की शुरुआत हो जाती है, तो इसे स्कूल एज का नाम दिया जाता है, स्कूल एज। गैंग एज, ये गैंग एज की पूरा वो जो है शुरुआत हो जाती है, जिसे गिरोह की अवस्था बोला जाता है, गिरोह की आयु, तो इसे गैंग एज भी बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को समझना होगा कि बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है। तो बाल्यावस्था के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि जो बाल्यावस्था वाला समय होता है बच्चों में 6 से 12 वर्ष के, इसमें जो है बच्चों को नवीन वस्तुओं को लेकर, क्या है, नवीन, ये पॉइंट याद रखिएगा, जो नई नई चीज़ें होती हैं उनको लेकर, नवीन वस्तुओं को लेकर जो है उसके बारे में जानने के लिए बहुत जिज्ञासु होते हैं। नवीन वस्तुओं के बारे में जानने के लिए जिज्ञासु होते हैं। क्या होते हैं? जिज्ञासु। पेन सही चल नहीं रही है, समझ लीजिएगा जो मैं बोल रही हूँ उसे। ठीक है, जिज्ञासु होते हैं। विकास की यह अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालक के व्यक्तित्व और चरित्र का विकास जो है बहुत तेजी से होता है। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। इस टाइम पे बच्चे, क्योंकि 6 से 12 वर्ष की अवस्था स्कूल की एकदम शुरुआत हो जाती है, तो बालक का जो चरित्र का निर्माण होता है वो, और उसका व्यक्तित्व जो निखरता है, उसका विकास जो है बहुत तेजी से होता है। तो ऑप्शन क्या है? यह एक सामाजिक संरचना है, यह एक शारीरिक संरचना। देखिए, शारीरिक संरचना तो होगा नहीं। ठीक है, यह बच्चे के जन्म से लेकर उसके विद्यालय शुरू करने तक की अवधि को अभिलक्षित करने वाला चरण है, नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते। यह विकास की वह अवधि है जिसमें सिर्फ मात्रात्मक, सिर्फ आ गया तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत। देखो, पैडागोजी को अगर आपको इसको समझना है तो कुछ क्वेश्चन से ही आपका जो है ऑप्शन जो होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन है, ये भी हमारा गलत होता है। देखिए, बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालक के व्यक्तित्व और उसके चरित्र का विकास बहुत तेजी से होता है, मतलब कि बालक जो है समाज में रहने लगता है। तो यह एक सामाजिक संरचना है। क्या है? सामाजिक संरचना है। तो इसका ऑप्शन जो 1 होगा वो हमारा जो है करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बालक विकास के समकालीन परिप्रेक्ष्य बताइए। बालक के विकास के समकालीन परिप्रेक्ष्य, 1 मिनट। हाँ, बच्चे को एक जैविक प्रवर्ग के रूप में देखते हैं, बच्चे को एक दैहिक सत्व के रूप में देखते हैं, बाल्यावस्था को विशिष्ट चरणों में विभाजित मानते हैं, बाल्यावस्था को एक विशिष्ट सांस्कृतिक सामाजिक संरचना मानते हैं। देखिए, बाल विकास के समकालीन परिप्रेक्ष्य पूछा है, तो बच्चों को एक जैविक प्रवर्ग के रूप में देखते हैं, नहीं,
बिल्कुल नहीं। बच्चे को एक दैहिक सत्व के रूप में देखते हैं, ये भी नहीं होगा। बाल्यावस्था को विशिष्ट चरणों में विभाजित किया जाता है, ऐसा विशिष्ट चरणों में विभाजित किया जाता है, लेकिन ये कोई उसका समकालीन परिप्रेक्ष्य नहीं है। बाल्यावस्था को एक विशिष्ट सांस्कृतिक सामाजिक संरचना मानते हैं, बिल्कुल, क्योंकि समाज में रहकर जो है उसका जो है विकास होता है, तो बाल विकास जो है वो क्या बोलेंगे, विशिष्ट सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना मानते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है फोर्थ यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, रचनावादी संरचना में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है? 1 मिनट, हाँ। रचनावादी संरचना में बच्चों को किस रूप में जो है देखा जाता है? ब्लैक स्लेट के रूप में? बिल्कुल नहीं, ऐसा ब्लैक स्लेट तो इसमें हम कह ही नहीं सकते। रचनावादी संरचना की बात कर रहे हैं, तो एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक, बिल्कुल, जो बच्चा होता है एक समस्या समाधानकर्ता होता है, एक वैज्ञानिक अन्वेषक होता है, लिटिल साइंटिस्ट होता है। जीन पियाजे ने ये बात कही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। दूसरा भी देख लेते हैं। एक सामाजिक प्राणी जो निष्क्रिय अभिग्राही है, बिल्कुल नहीं। एक जैविक प्राणी, बिल्कुल नहीं। ठीक है, जैविक प्राणी नहीं, उच्च श्रेणी की नैतिकता के साथ जन्मा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, क्योंकि बच्चा जो है खुद देखता है, कुछ समझता है और उसका समाधान भी वो ढूंढने की कोशिश करता है, और उसको बोला जाता है एक लिटिल साइंटिस्ट, ऐसा जो है जीन पियाजे कहते हैं। तो रचनावादी संरचना के रूप में अगर हम बात करें तो बच्चा क्या है, एक समस्या समाधान करता है और एक वैज्ञानिक अन्वेषक है। ऑप्शन 2 फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी वैसा एक्सप्लेन नहीं करना है। तो ये जो है इसका डायरेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए कि बच्चा क्या है, बच्चा क्या होता है, समस्या समाधान करता है और एक वैज्ञानिक अन्वेषक। कहीं पर भी पूछे आप डायरेक्ट ये आंसर लगाइएगा। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस चरण में, 1 मिनट, पेन ले लेते हैं। हाँ, किस चरण में बच्चा जो है अमूर्त प्रस्तावों के बारे में तार्किक रूप से समझने लगता है? तो देखिए, ज्ञानेंद्रिय अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ज्ञानेंद्रिय अवस्था जिसमें बच्चा जो है अपने वातावरण को समझने के लिए किसका प्रयोग करता है? ज्ञानेंद्रियों का। ठीक है, इंद्रियों का प्रयोग जो है वो अपने वातावरण को समझने के लिए करता है, तो इंद्रिय गामक अवस्था इसलिए कहा जाता है। ये जो है इसमें बच्चा अनुकरण करता है, मतलब जैसा देखता है वैसा ही वो जो है क्या करता है, करने की कोशिश करता है। और अगर इसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण भी आता है, वस्तु स्थायित्व कहने का मतलब है कि जब बच्चा के सामने कुछ भी अगर मान लो कोई खिलौना है, अगर आप उसे छुपाना चाहते हैं, पीछे कर लेंगे तो बच्चे को वो जाके पीछे जो है देखेगा। ठीक है, अस्थायित्व, वस्तु अस्थायित्व का गुण रहता है इसके अंदर। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अगर मैं बात करूं, और हाँ, एक चीज़ और, इसके अंदर जो है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है बच्चा। मतलब जैसे कि छोटे बच्चे को देखा होगा जो 2 वर्ष से नीचे के होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर स्विच को देख रहे हैं, अगर कोई स्विच है तो उसमें जाकर बार बार जो है उसको टच करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। जो देख लिया वो उसको जो है बार बार करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। ये याद रखिएगा, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार का गुण पाया जाता है। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात हो रही है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, इसमें भी 2 भागों में बांटा जाता है। एक जो है पूर्व प्रत्यात्मक काल बोला जाता है, जो कि 2 से 4 वर्ष की होता है, पूर्व प्रत्यात्मक काल, पूर्व प्रत्यात्मक काल। ठीक है, और एक आंत प्रज्ञ काल, क्या होता है, आंत प्रज्ञ काल, ये पता होना चाहिए, जो कि ये कम से 4 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या होता है वो चीज़ें समझिएगा। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसमें जीन पियाजे क्या कहते हैं कि बच्चों में जो है जीववाद की धारणा पाई जाती है। उनके कहने का मतलब कि बच्चे जो है निर्जीव चीज़ों को भी सजीव समझता है। जैसे कि अगर एक लड़की है, वो गुड़िया को आप देखती है कि उसकी मम्मी उसके बाल बना रही है, तो वो गुड़िया को लेगी तो गुड़िया के बाल बनाएगी। अगर उसकी मम्मी उसे खाना खिला रही है तो वो गुड़िया को खाना खिलाएगी कि इसे भी भूख लगी होगी। कहने का मतलब है कि जीववाद की जो है धारणा पाई जाती है। बच्चा जो है निर्जीव वस्तुओं को भी वो क्या समझता है, वो जो है सजीव समझता है। तो जीववाद की धारणा पाई जाती है, ये याद रखिएगा, जीववाद। ठीक है, जीववाद की धारणा पाई जाती है। और एक बताती हूँ, आत्म केंद्रिता का गुण पाया जाता है। मतलब कि इसके अंदर जो बच्चा सोचता है कि जो भी सब कुछ दुनिया में हो रहा है, सब कुछ जो है वो उसी का है। ये सोचना कि दुनिया में जो कुछ भी है सिर्फ उसी का है। तो इसमें आत्म केंद्रिता का गुण होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है ये सबसे बड़ी बात आत्म केंद्रियता का गुण होता है, केंद्रियता का गुण।
ठीक है। अब एक चीज़ और समझिएगा, आत्मकेंद्रिता का गुण होता है, उसके बाद जो है इसके अंदर जो है बच्चा अहम भाव बच्चों के अंदर मतलब कि स्वयं के दृष्टिकोण को महत्व देता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है बच्चा जो है अपने ही चीज़ों को मानता है, जो भी वो कहा वही सही है। मतलब स्वयं के दृष्टिकोण को जो है क्या कहता है, महत्व देता है, मतलब कह सकते हैं अहम भाव जो है पाया जाता है। ये जितने भी पॉइंट है ये याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं जीववाद की धारणा की इसमें पूर्व संक्रियात्मक आत्मकेंद्रिता का गुण, ये भी अहम भाव, ठीक है, अहम भाव आता है इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें जो है याद होना चाहिए। हाँ, अब हम बात आंत प्रज्ञ काल जो है 4 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, इसमें बच्चों में जो है पलटावी गुणों का अभाव पाया जाता है, विकेंद्रीकरण और विलोमिता का अभाव पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। पलटावी गुणों का अभाव कहने का मतलब है कि बच्चे को इसमें समझ नहीं आता कि अगर 2 इंटू 4 अगर 8 है, तो 4 इंटू 2 भी जो है वो 8 ही होगा, ये नहीं समझ में आता है। तो आंत प्रज्ञ काल में मैं बोल सकती हूँ पलटाववादी जो है, पलटावादी गुणों का अभाव पाया जाता है। ठीक है, पलटावादी गुणों का अभाव पाया जाता है। अब अगर बात करें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो ये बहुत ही ईजी है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा जो है सोचना शुरू कर देता है, जो भी सामने कोई चीज़ है उसके बारे में जो है सोचना समझना शुरू कर देता है। संख्याओं का उसे बोध हो जाता है, चीज़ों को क्रम में लगाना सीख जाता है। पलटावादी जो गुण है ये सब जो है इनका विकास हो जाता है कि अगर 2 इंटू 4 8 होता है, तो 4 इंटू 2 जो है वो क्या होगा, 8 होगा। तो इसमें पलटावादी गुणों का जो है उसका विकास हो जाता है। तो इसमें जो है भाषा और विचार की योग्यता भी बहुत तेज़ी से विकसित होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पॉइंट जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ बस याद रखिएगा कि ये मूर्त वस्तुओं के संदर्भ में जो है क्या करता है, चिंतन प्रारंभ कर देता है, जो उसे दिखाई देता है उसके संदर्भ में। मूर्त वस्तुओं के संदर्भ में कई बार क्वेश्चन आता है, मूर्त वस्तुओं के संदर्भ में, ठीक है, किस अवस्था में जो है उसे मूर्त वस्तुओं के संदर्भ में जो है वो चिंतन प्रारंभ कर देता है, तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। औपचारिक और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है 11 वर्ष के बाद की अवस्था होती है। इसमें बोला है ना, बच्चा अमूर्त प्रस्तावों के बारे में तार्किक चिंतन करने लगता है, तो वो जो है अमूर्त प्रस्तावों के बारे में, मतलब अमूर्त जो संक्रियात्मक अवस्था है उसी अवस्था में करेगा। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा 4th। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हो तो आपको जो है मैं बता दूँ, CDP शॉर्ट टॉपिक करके एक वीडियो मैंने बनाई है, उसमें जीन पियाजे को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो ज़रूर देखिएगा, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने एक एक पॉइंट अच्छे से समझाया हुआ है। यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को देखते हुए बस बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अनीता केक बनाने की प्रक्रिया को समझने के लिए एक यूट्यूब वीडियो को देखती है। ठीक है, मतलब उसे केक बनाना है, वो क्या करती है, यूट्यूब वीडियो को देखती है, फिर बिल्कुल उसी चरण में अपना कार्य जो है प्रारंभ करती है। इस चरण के सीखने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ऑब्वियस बात है, आप लोगों को पता चल जाएगा क्या होता है। हम देखकर कोई चीज़ करते हैं तो ऑब्जर्वेशन कहलाता है। शास्त्रीय अनुकूलन बिल्कुल नहीं। अवलोकन विधि बिल्कुल। अवलोकन अधिगम, मतलब वो देख कर जो है ऑब्जर्व करके जो है सीख रही है। अंतर्दृष्टि अधिगम बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत ये भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट हमारा आंसर होगा वो सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक को क्या है, एक बालक को 20 भूरे रंग के लकड़ी के मनके और 2 सफ़ेद रंग की लकड़ी के मनके दिए जाते हैं। बालक से पूछा जाता है कि तुम्हारे पास लकड़ी के अधिक मनके हैं या भूरे रंग के अधिक मनके हैं। ठीक है, ये उससे पूछा जाता है। बालक कहता है भूरे रंग के अधिक मनके हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बालक की कौन सी अवस्था है? अब यहाँ पे उसमें क्या है, क्योंकि 20 इस संख्या के हिसाब से वो देख रहा है भूरे रंग के मनके अधिक है, तो ये बच्चा कौन सी अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, क्योंकि वो पलटावादी गुण को अभी नहीं इसमें विकास हुआ है। ठीक है, तो उसको जो है देख रहा है कि 20 भूरे के आगे लगा है, तो मतलब कि भूरे रंग के मनके जो है अधिक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था सही होगा। संवेदी गामक को ही इंद्रिय जनित गामक अवस्था बोलते हैं, जो कि 0 से 2 वर्ष की होती है। ये 2 से 7 वर्ष की होती है। ठीक है, 2 से 7 वर्ष की अवस्थी होती है, और ये 7 से 11 वर्ष की होती है, जैसे कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और ये औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है। और ये कई बार जो है ये एज पूछ लेता है, तो ये आप लोगों को अच्छे तरह से पता होना चाहिए, और इनके बारे में सब कुछ जानना है तो वीडियो जरूर जाकर देखिएगा। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th, लेव वाइगोस्की के अनुसार एक शिक्षिका की प्राथमिक भूमिका क्या है? लेव वाइगोस्की के अनुसार एक शिक्षिका की प्राथमिक भूमिका क्या है? विद्यार्थियों को सूचनाएं हस्तांतरण करना, हूबहू पुनरुक्ति पर बल देना। देखो,
किसी को भी पुनरुक्ति पे बल देना मतलब रिपीट करवाना, ये जो है कोई भी मतलब ये सही नहीं है। विद्यार्थियों को हम ऐसा नहीं कर सकते, रटने पे बल नहीं दे सकते, उनको बार बार दोहराने पे बल नहीं दे सकते, तो ये ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है। बच्चों के चिंतन को आलंबन पाण प्रदान करना, मतलब एक सहारा प्रदान करना। अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो इसको जो है एक मदद करना, हेल्प करना, सही बात है। तो इसके अंदर ये लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षिका की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? बच्चों के चिंतन, जो बच्चा सोच रहा है उसमें पाठ प्रदान करना, उसको सहारा देना, उसको जो है समझाना, एक डायरेक्शन देना। इनाम व सजा का उपयोग करके बच्चों के अधिगम को प्रोत्साहन करना, बिल्कुल नहीं। बच्चों के स्मरण कौशलों को बढ़ावा देना, नहीं। यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर जो होगा सेकंड होगा। लेव वाइगोत्स्की का नाम ले लिया तो लेव वाइगोत्स्की ने पाड़ और मचान की बात की है, स्कैप फोल्डिंग की बात की है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, जेड क्या होता है, ये सब चीज़ें मैंने जो है शॉर्ट टॉपिक में समझा रखा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इस पर मेरी वीडियो पूरी बनी हुई है, तो वो जाके आप जो है देख सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार आते हैं। नेक्स्ट, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या हैं? लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक कौन से? परिपक्वता, पुनर्वलन, सामाजिक अंतःक्रिया, संज्ञानात्मक। तो लेव वाइगोत्स्की जो है सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं, कहते हैं कि बच्चा जो है समाज में रहकर, लोगों के बीच रहकर, लोगों से जो है अंतःक्रिया करके अपने भाषा का जो है विकास करता है, और उसका जो है मानसिक विकास होता है। तो सामाजिक अंतःक्रिया को जो है ये वैल्यू देते हैं, तो ऑप्शन हमारा थर्ड जो है क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, एक किशोर विचार करता है, क्या कहता है? एक किशोर विचार करता है कि यदि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता तो वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता। ठीक है, एक किशोर विचार करता है कि जो हिंज है ये किसकी बात की जा रही है यहाँ पे? तो आप लोगों को बता दूं, नैतिक विकास का सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो वो दिया था कोहलबर्ग ने। किसने? कोहलबर्ग ने। तो यदि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता तो वह क्या करता? किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता। यह प्रतिक्रिया नैतिक विकास के किस स्तर को दर्शाती है? सामाजिक व्यवस्था अनुसरण अभिमुखता को? नहीं। सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता को? बिल्कुल नहीं। अच्छा लड़की अच्छा लड़का, इसकी तो बात ही नहीं हो रही, क्योंकि वो हिंज जो अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता, अगर नहीं करता तो वह किसी मूल्य को जीवन के मूल्य से अधिक जो है मूल्य देता, मतलब जीवन के मूल्य को मूल्य नहीं देता। तो इसमें यहाँ पे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की अभिमुखता, मतलब कि यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा कि सार्वभौम नैतिक सिद्धांत। सार्वभौम नैतिक सिद्धांत को वो मान रहा है कि यही सही है, मतलब अपने लिए जो है नहीं जीकर पूरे लोगों के लिए, कि मतलब जो गलत है वो गलत है। तो वही है सार्वभौम नैतिक सिद्धांत की अभिमुखता। इस पर वीडियो जल्द ही आएगी, तो वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। मैं जल्द ही इस पर जो है पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करूंगी, ताकि उससे, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत तरह तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो पूरा मैं कवर करवाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील सिद्धांतों पर आधारित, प्रगतिशील सिद्धांतों पर आधारित एक विद्यालय में विद्यालय की छुट्टियां और जनजातीय त्यौहार एक ही समय पड़ते हैं। ठीक है, प्रगतिशील सिद्धांतों पर आधारित एक विद्यालय है, उसमें विद्यालयों की जो छुट्टियां हैं और जनजातीय त्यौहार है सब एक ही समय पड़ते हैं। साप्ताहिक अवकाश भी साप्ताहिक बाजार वाले दिन होते हैं। तो यह क्या दर्शाता है? पिछड़ी विद्यालय जो प्रथाएं थी वो, विद्यालय व्यवस्था में लचीलापन, घर और विद्यालय में सांस्कृतिक असत्ता, या विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति अनिविज्ञता। तो इसमें एग्जैक्ट आंसर है, देखिए समझ कर क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा कि जो प्रगतिशील सिद्धांत पर आधारित एक विद्यालय में विद्यालय की छुट्टियां और जनजातीय त्यौहार जितने भी हैं वो एक ही समय पड़ते हैं, तथा साप्ताहिक अवकाश भी साप्ताहिक बाजार वाले दिन होते हैं। तो ये क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है विद्यालय की जो व्यवस्था है उसमें लचीलापन, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है। तो ये उम्मीद करती हूँ कि ये 10 जो है क्वेश्चन अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कैसे भी आए तो ये इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, एक बात मैं बताने वाली थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर। देखिए, अगर CTET को क्लियर करना है तो प्रीवियस ईयर को मत करना भूलिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो है ये बताता है कि कौन से टॉपिक जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, कौन से टॉपिक बार बार जो है आ रहे हैं, तो उन टॉपिक को जो है आपको अच्छे से जो है आपको क्या करना है, अच्छे से करना है, अच्छे से डीपली पढ़ना है। उस पर जो है शॉर्ट्स नोट बनाने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको काम आएंगे लास्ट में एग्ज़ाम के एंड में जब पेपर देने जाओगे उसमें रिवीजन टाइम में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि प्रीवियस ईयर करना, और यहाँ पे प्रीवियस ईयर मैं पूरा करवाऊंगी, 2021 और 2022 दोनों का करवाऊंगी। 2021 का बहुत जल्द ही साइट पर भी अपलोड हो जाएगा, तो मैं जो है पूरी प्रैक्टिस कराऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। और देखिए, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होती, 10 से 15 मिनट की होती है, तो आप सोचिए 10 से 15 मिनट में आप बस 10 क्वेश्चन तैयार नहीं होता, उससे रिलेटेड कितने फैक्ट्स आपको पता चलता है। तो ऐसे प्रैक्टिस करते
पढ़ते जाएँगे ना, कितना भी पढ़ लें कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ज़रूर क्लियर होगा। और हाँ, मैं इतना बताती हूँ कि यहाँ पे जो है मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ प्रैक्टिस कराती हूँ और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है 1 दिन में 3-3 क्लासेस प्रैक्टिस की मिल रही हैं, तो करने में क्या जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप जो है ज़रूर करेंगे और इस बार का जो सी टेट का एग्ज़ाम है आप ज़रूर क्लियर करेंगे। ऑल द बेस्ट।